Hello my lovely students out there, this is ARK representing an ARK9. Dear all, काफ़ी सारी बातें हमने फैक्टरिंग के बारे में थोड़े से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में की थी। मतलब उससे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड इसके अलावा डिस्काउंटिंग के बारे में बात की थी। यहाँ अब डिटेल में समझाऊंगा फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। याद रखिएगा, फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात बता दूं, बहुत सारा बच्चा लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग के डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबली आपने एग्जीक्यूटिव में या फाइनल में अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नॉलेज में आपके फॉरफिटिंग नहीं आया हुआ। शायद फैक्टरिंग भी आप लोगों ने अपने जो सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड मॉड्यूल से थे उन लोगों की नॉलेज में था। जी हाँ, हमने डिस्कस भी किया था, बट न्यू सिलेबस में इसको पूरी तरह से कवर नहीं था। सो ऑल राइट, कोई बात नहीं है, यहाँ सीखेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, सो विदाउट दिस टाइम फटाफट से डिस्कस करने वाला हूँ पहले फैक्टरिंग के प्रोसेस को लेके। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली फैक्टरिंग वैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर समझाऊंगा फॉरफिटिंग क्या होता है, फॉरफिटिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर करूंगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों से इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऑलराइट, सो डियर ऑल, बने रहेगा, अच्छे से देखते रहेगा। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, बट मैं एक बात बार बार कह दूं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को परस्यू कर रहे हो यार, लाइफ में ना आगे मजा आना चाहिए। जब कॉर्पोरेट्स में बैठो ना तो आपके पास आपका क्लाइंट है ना दीवाना होके जाए। क्यों? क्योंकि यार नॉलेज का तो आप हब बन जाओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड ये फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग याद रखिए कॉर्पोरेट के ही टॉपिक्स हैं। सो आप लोगों को एकेडमी के साथ साथ अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए भी तैयार करना है। ऑलराइट, तो वो पैकेज वाली बात है ना, पूरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से। हम एक बार यहाँ पे फटाफट से गो थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टरिंग के प्रोसेस में हो क्या रहा है। इन सिंपल वर्ड हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी ना यूजुअली अपने अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए, अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब वो क्या करवाएगा कि फाइनेंसिंग एंड अकाउंट रिसीवेबल दोनों का काम के लिए। बात सुनना मेरी बात को ध्यान से, फाइनेंसिंग एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स, फाइनेंसिंग एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन दोनों के लिए क्या करता है वो फैक्टरिंग की सर्विसेज लेता है। फैक्टरिंग यूजुअली कौन होता है? बैंक्स होते हैं। कौन होते हैं मेरे बच्चे? बैंक्स होते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल लिया था, एक्सिस बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करता है, एचडीएफसी करता है, आईसीआईसीआई करता है। मतलब द नंबर ऑफ बैंक्स जो ये फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो प्रोसेस क्या, ध्यान समझना। एक पार्टी है, जो पार्टी एक सेलर के नाम से जानी जाएगी, एक पार्टी है जो बायर है। सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और वो चाहता है कि उसके अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए कोई पर्टिकुलर यहां पर कोई एंटिटी इन्वॉल्व हो जाए, कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व हो जाए जो उसके अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करे। अब यूजुअली क्या होता है समझना, सेलर को सेल के लिए अपने की सेल करी उसने क्रेडिट पे, मान लीजिएगा उसने क्या करा, एक इनवॉइस जनरेट किया और बायर उसकी पेमेंट को स्टैम्प बाद करेगा। ठीक है, अभी बहुत सारी फैक्टरिंग होगी, मैं समझाऊंगा, पहले एक एग्जांपल समझ रहे हैं। अब क्या करेगा सेलर, जब इनवॉइस जनरेट करेगा, वो इनवॉइस जनरेट करके किसको दे देगा? फैक्टर को, कि फैक्टर तू ये पैसा किससे लेगा? बायर से। पर मुझे तो पैसा दे दे भाई, मेरे तो बिजनेस में जरूरत है। तो फैक्टर जहां पर जो बैंक में बोल रहा हूं उसका नाम यहाँ पे टेक्निकल नेम क्या है? फैक्टर। फैक्टर 80-90% तक का पैसा इनवॉइस का, फॉर एग्जांपल इनवॉइस की वैल्यू थी 10,000, तो 8,000 मैक्सिमम 9,000 तक पेमेंट किसको कर देगा? सेलर को। और बाकी का जो पेमेंट होगा जब उसको रिकवर कर लिया किससे? बायर से, तो उसको पेमेंट कर देगा वापस से आगे सेलर को, आफ्टर डिडक्टिंग सम फीसेस वगैरह, चार्जेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं यहां पर बच्चों, एग्जाम के लिए भी बार बार बोल ही रहा हूं, उसके अलावा अपने करियर में भी इंपॉर्टेंट है। आइए स्क्रीन पे आगे बार पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। पॉइंट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सेल एंड डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेसेस एंड इशू इनवॉइस ड्यू इन 30 to 90 डेज। मतलब यहां इनवॉइस उसने जनरेट कर दिया, सेलर ने यहां पर क्या किया मेरे बच्चे? सेलर ने इनवॉइस क्रिएट किया और जनरेट कर दिया, और उसकी पेमेंट 30 to 90 डेज आएगी। अब सेलर ऐसा थोड़ा बेटर रहेगा कि यार मेरा पेमेंट जब आएगा, कब आएगा? नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हम जो फैक्टरिंग सर्विसेज लेते हैं, ध्यान से देखना, फाइनेंसिंग की बात हो गई तो फैक्टर आपको पैसा दे देगा, यहां पर कितना दे देगा? 80-90% तक। अब देखो पहला स्टेप में तो क्या हुआ? इनवॉइस जनरेट हुआ है। दूसरा स्टेप में सेटअप अ फैक्टरिंग अकाउंट ओनली वंस आफ्टर फर्स्ट साइकिल दिस स्टेप। मतलब ध्यान से सुनना, यहां पर ही एक एग्रीमेंट हो जाएगा। किसके बीच एग्रीमेंट होगा? ध्यान सुनना, सेलर जो है वो एग्रीमेंट कर लेगा विद द फैक्टर।
और ये एक बार ही करना है, बार बार नहीं, हर ट्रांजेक्शन के लिए फिर करो, ट्रांजेक्शन करो, ये रेगुलर ट्रांजेक्शन होंगे। तो आपने मान लीजिएगा एक्सिस बैंक में जाकर फैक्टरिंग सर्विसेज ले ली, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर दिया, पूरा बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, इसी टॉपिक में इसी सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद में अब आगे जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो फैक्टर आपके लिए काम करेगा, आपको बार बार नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन द सेलर एंड फैक्टर, अब एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसे हम एक तरह से देखा जाए टेम्परेरी अकाउंट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा विद द फैक्टर। किसका अकाउंट ओपन होगा, सेलर का। अब यहां पर अकाउंट रिसीवेबल्स किसके हैं, किसका पैसा आना है, सेलर का आना है। कौन रिसीव करेगा, फैक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर। थर्ड स्टेप में जाएं, सेल योर इनवॉइसेस टू द फैक्टरिंग कंपनी। अब जैसे ही मान लीजिएगा एक सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, बायर ने कुछ खरीदा, सेलर ने इनवॉइस जनरेट किया, अब ये इनवॉइस किसको दे दी जाएगी, फैक्टर को। देखो, सेल योर इनवॉइसेस टू द फैक्टरिंग कंपनी, सेल योर, क्योंकि सेल का मतलब समझ रहे ना, आप अपनी इनवॉइसेस किसको बेच दोगे, फैक्टर को। फैक्टर आपको उसके बदले 80% पैसा दे देगा, बाद में रिमेनिंग आपको और मिल जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। इसके लिए फैक्टर आपसे क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज कर रहा है, क्लियर एकदम। नाउ स्टेप 4 में देखते हैं, फैक्टरिंग कंपनी वाइड्स एन एडवांस टू द बैंक योर बैंक अकाउंट। अब मैंने बताया था आपको 80 to 90% तक होता है, 80% to 90% तक होता है, डिपेंड्स ऑन कि सेलर की मार्केट में पोजीशन क्या है। क्रेडिट रेटिंग नहीं कह रहा हूं, सेलर की क्रेडिट रेटिंग नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेलर के जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है उस पर लीन्स लगी हुई है, कोई जजमेंट ऑर्डर लगे हुए हैं, एनकम्बरेंसेस के ऑर्डर लगे हुए हैं, ये सारी चेक करनी पड़ेगी किसको, फैक्टर को। समझो मेरी बात को ध्यान से, सेलर ने कुछ सेल किया, सेल करने के बाद में मान लीजिए पैसा आ रहा है, पर पहले से कोर्ट ने ऑर्डर लगा रखा है, इसके अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर इस पर्टिकुलर पार्टी का हक है, तो फैक्टर कहेगा भैया हमारा क्या फायदा, समझ में आ रहा है, इसलिए चेक करेगा, क्लियर। तो अकाउंट ओपन कर देगा, अकाउंट ओपन करने के बाद में जो आप याद रखिएगा, उसमें आपका सेलर की इनवॉइस का जो पैसा है वो फैक्टर उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। नाउ पॉइंट 5 कहता है योर डेटर पे द इनवॉइसेस। अब सेल देखो, फैक्टर किससे जाके पैसा लेगा, अपना डेटर से अकाउंट अमाउंट रिसीव करेगा, एंड पेमेंट आर डिपॉजिट इनटू द टेम्परेरी रिजर्व अकाउंट। जो पैसा आया उसको कहां पे ऊपर रख देगा, टेम्परेरी रिजर्व अकाउंट के अंदर। कौन रखा है, फैक्टर। नाउ फैक्टर डिस्काउंट फीस एंड एडवांस द वेयर्स बैलेंस टू द योर अकाउंट्स। अभी कितना दिए थे आपको, 80% तक दिए थे, रिमेनिंग कितना बचा होगा, 20% आफ्टर डिडक्टिंग द फीस। फैक्टर भी तो अपना पैसा काटेगा रे, तो फैक्टर फीस काटने के बाद में पैसा किसको दे देगा, आगे सेलर को। ये एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। गड़बड़ क्या हो जाता है, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग को एक साथ समझ लेता हूं, जैसा ही दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इस सेशन में मैं नेक्स्ट स्टूडियो ले रहा हूं, पहले वो फॉरफिटिंग का प्रोसेस ले रहा हूं और बताऊंगा फॉरफिटिंग क्या होती है, फिर उनके डिफरेंसेस पे बात करेंगे और फिर हम इसके डॉक्यूमेंट सीखेंगे और फिर एग्जाम में पक्के से हम लोग अपना इंश्योर कर जाएंगे मार्क्स को, और फिर बाद में कभी फ्यूचर में जब कॉर्पोरेट में जरूरत पड़ेगा तो वहां अपनी नॉलेज शो करके आएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो फैक्टरिंग का प्रोसेस समझ में आया, सिंपल सा। ध्यान से देखा जाए किसका की फोकस किसके ऊपर है, एक रेगुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर है, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर है, क्लियर है, फाइनेंस कर रहा है तरीके से, आपको क्लियर हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मैं बताऊंगा। रिकोर्स फैक्टरिंग हो सकती है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग हो सकती है, एडवांस फैक्टरिंग हो सकती है, ठीक है, अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग हो सकती है। यहां पर कई सारी फैक्टरिंग है, डिपेंड्स ऑन कि सेलर और फैक्टर के बीच में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट भी कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज का मतलब जिस तरह की नीड होगी सेलर की, उसी के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, यहां पर फैक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, सेलर को। तो सेलर की नीड से होगी वो किस तरह की फैक्टरिंग चाहता है, वो डिटेल में जाऊंगा, भी समझाऊंगा। अब फॉरफिटिंग देखते हैं। फॉरफिटिंग, ये प्रोसेस बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चों। फॉरफिटिंग, मैं उनको पता है कि बहुत सारा बच्चा लोगों ने फॉरफिटिंग पहले नहीं पढ़ा है, तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना इसको। फॉरफिटिंग में, फॉरफिटिंग बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती है। पहली बात को अच्छे से समझ लो, ये इंटरनेशनल यूजुअली कहां पर प्रैक्टिस होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में होती है यूज, ठीक है। अब जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं दो तरह की पार्टी आती है हमारे सामने। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, आप लोग जानते हो ना, एक्सपोर्टर होता है और एक हमारे सामने इंपोर्टर होता है, ये भी हमको अच्छे से पता है, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जो यहाँ पर जो गुड्स होते हैं ये कैपिटल गुड्स होते हैं। मेरे बच्चों को सबको पता होगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ मुझे बताना है, फिर भी किसी बच्चे को याद रखो, अगर लगता है कैपिटल गुड्स नहीं पता है, डोंट वरी, NR K9 बताएगा। कमेंट बॉक्स में पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो,
अगर चाहो तो व्हाट्सएप पे पूछो, NRK9 के नंबर शो हो रहा है आप लोगों के सामने। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, कैपिटल गुड्स भी बताऊंगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्हें पता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और नहीं पता है बताएंगे, ठीक है। एनीवेज नाउ तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्लियर हुई आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद करो, ये जो होता है यहां पर और फैक्टरिंग में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है यूजुअली सी बात है यार, बड़ा पैसा लग जाएगा, तो ये मीडियम या हम बोल सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होगी, ठीक है। तीसरी बात याद रखो, एक और इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से वन टाइम ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है। मतलब ये रेगुलर ट्रांजैक्शन बेस नहीं होता, ये क्या होता है, वन टाइम ट्रांजैक्शन। वन टाइम ट्रांजैक्शन मतलब ये सर्विसेज आपने अगर एक बार ले ली, फिर आप वापस लेना चाहते हैं तो वापस से एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो डिटेल में भी जाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो तो मैं कुछ बेसिक बातें पकड़ में आ गई होंगी। सर क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम, फैक्टरिंग की बात करने वाले हैं। फैक्टरिंग हम बात कर चुके हैं, सॉरी फॉरफिटिंग की बात करने वाले हैं। फॉरफिटिंग के अंदर जो यूजुअली प्रैक्टिसेस हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस निकल के आएंगे। जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है फॉरफिटिंग, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने बात किया कि सर यहाँ पर कैपिटल गुड्स के लिए होता है। अच्छा तुमने एक बात नोटिस किया मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, एक बात नोटिस किया, जब हम फैक्टरिंग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया पार्टी कितनी थी, एक तो हमारा सेलर था, आपको याद होगा, एक हमारा यहाँ पर फैक्टर था, ठीक है, और एक हमारा बायर था। तो दे आर 3 पार्टीज। यू नो व्हाट, जब फॉरफिटिंग की बात करते हैं यहाँ पर 4 पार्टीज होती हैं। आओ अच्छे से देखते हैं, बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से। फॉरफिटिंग, एक्सपोर्टर, सपोज एक्सपोर्टर हमारा यहाँ पर यूएस में है, ठीक है, यार आपकी मर्जी, जो फेवरेट कंपनी आपको कंट्री लगे वहाँ का आप बनाइएगा, हमें तो मतलब है एक्सपोर्टर इंपोर्टर से। और हमारा इंपोर्टर मान लीजिए हमारी इंडिया इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, उल्टा चाहें तो उल्टा भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिएगा मशीनरी को लेकर। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मशीन, कहाँ से, यूएस से, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। बोला सर ठीक है। अभी यहाँ क्या हुआ, ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच जब ट्रांजैक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, तो यहां इससे पहले एक्सपोर्टर को वही डर वापस खा रहा है कि मेरी पेमेंट, मुझे इमीडिएट पेमेंट चाहिए, क्योंकि यहां जो पेमेंट है उसमें टाइम लगेगा, पैसा आने में वक्त लगेगा। ध्यान सुनना, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा होगा, मैं जानता हूं आप लोगों के, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट में याद रखिए जब पेमेंट रिसीव करने की बात हो रही थी तो वहां हम कई सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, वहां पर भी कई सारे बैंक्स इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक के बारे में बात किया था, इशूइंग बैंक के बारे में बात किया था, कंफर्मिंग बैंक के बारे में बात किया था। यहां भी हम जिस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उसके डिटेल में जाएंगे, बट जब मैं डिफरेंसेस बताऊंगा तब क्लैरिटी दूंगा। पहले यहां पर जरा ऑब्जर्व करने वाली बात देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपोर्टर के बीच में एंड इंपोर्टर के बीच में कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हमने ले लिया, लाइक मशीनरी परचेज हो रही है, क्लियर। अब दूसरा पहली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कमिटमेंट टू परचेज डील। एक्सपोर्टर क्या करेगा, फॉरफिटर के पास जाएगा। फॉरफिटर भी कौन होता है मेरे बच्चे, वो भी बैंक होती है एक, ठीक है। फॉरफिटर कौन सी, बैंक होती है। अब वो फॉरफिटर के पास जाएगा, बोलेगा जी आप क्या करेंगे, मेरे बिहाफ पर ये मशीन परचेज करेंगे। बिहाफ का मतलब इसका पैसा मुझे देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां देखना ध्यान से मेरे बच्चों, जब इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमने पॉइंट फर्स्ट में बात कंसीडर करी। जैसे ही हम आगे स्टेप लेंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या राइज होगी यहां पर, ये जो बेटा इन दोनों पार्टीज है, ध्यान से देखना, मैं आपको क्लियरिटी के लिए थोड़ा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे। तो पहले एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अपना एक डील कर लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ में, फॉरफिटर के साथ में, कि भाई मुझे है ना फॉरफिटर किसके ब्याह पर, इंपोर्टर के ब्याह पर ये काम करके दे दो। क्या दे दो कि यार मेरी पेमेंट जो होगी वो पक्की हो जाए। बोला ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गया, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन फॉर परचेजिंग मशीनरी मान लीजिएगा, ठीक है, मशीनरी। ऑलराइट, सिंपल बात, पहला स्टेप क्लियर है। फॉरफिटर अभी समझना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम बात कर रहे हैं,
तो यहां पर हमने क्या बोला, कैपिटल गुड्स खरीदने की बात हो रही है। एक्सपोर्टर ने कहा जी मैं अपनी मशीन आपको बेच दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए मैं फॉरफिटर के पास जाऊंगा। फॉरफिटर क्या करेगा, ध्यान सुनना, फॉरफिटर बैंक क्या करेगा कि वो इस डील को कंफर्म करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों वो इंपोर्टर के लिए फॉरफिटर का बैठा हुआ, यहाँ जो फॉरफिटर है वो ऐसे हाथ बांध के बैठा कि हाँ जी तू चिंता मत कर, तू कुछ भी बेटा बेच, है ना, पैसा लाने की जिम्मेदारी हमारी है। यहां समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि आप देखेंगे फॉरफिटर सर्विसेज देने वाला किसको, इंपोर्टर को। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टर को एक बैंक होगा, इंपोर्टर का बैंक, वो बैंक जो है वो गारंटी देता है। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या किया, कमिटमेंट टू परचेज डील के लिए एक्सपोर्टर गया किसके पास में, याद रखिएगा फॉरफिटर के पास में। पॉइंट नंबर 2 में इन दोनों पार्टीज के बीच में परचेज एग्रीमेंट रेडी हो गया, किसके लिए, कॉमर्शियल बिल मान लीजिएगा, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए उसने तैयार होगा, कैपिटल गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स ट्रांजैक्शन है। फिर याद रखिएगा पॉइंट 3 में क्या होगा, एक्सपोर्टर अपना गुड्स याद रखिए डिलीवर कर दिया किसको, इंपोर्टर को। तो इंपोर्टर को इमीडिएट गुड्स मिल गया, ध्यान सुना, प्रमोटर को, इंपोर्टर को कोई कैपिटल गुड्स खरीदना था तो उसको तो इमीडिएट गुड्स यहाँ पर रिसीव हो गया, और एक्सपोर्टर को पेमेंट इमीडिएट मिलेगा। ध्यान से देखना कैसे। और फिर इधर क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो बैंक है किसके लिए, इंपोर्टर के लिए वर्क कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है। इस गारंटी वाली बात को याद रखना। अब इंपोर्टर इस गारंटी डॉक्यूमेंट्स को किसको हैंड ओवर कर देगा, पॉइंट नंबर 5 के अंदर, पॉइंट नंबर 5 में, ये 4th है बेटा, गारंटी ले ली, गारंटी लेके 5th में क्या करेगा, इसी डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर कर देगा किसको, एक्सपोर्टर को। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। और अब क्या होगा, एक्सपोर्टर जो है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब ये पॉइंट्स आ गए तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे पॉइंट 5 से पॉइंट 6 पे डिलीवर कर देगा डॉक्यूमेंट्स किसको, एक्सपोर्टर दे देगा फॉरफिटर को। पॉइंट 6 में क्या हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए किसके पास में, फॉरफिटर के पास। फॉरफिटर क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा किसको, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर के पास पेमेंट चली गई। अभी सर अभी मेरे को टेंशन क्या खा रही है कि सर ये पैसा तो आया नहीं, किसके पास, फॉरफिटर के पास। फॉरफिटर किसके पास जाएगा, पॉइंट नंबर 8 देखो यहाँ पर 8, फॉरफिटर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है किसको, बैंक को। और फिर यही जो इंपोर्टर का बैंक है ये इससे पैसा रिकवर किससे, इंपोर्टर से, पॉइंट नंबर 8 में। अब ध्यान से सुनना, लेटर ऑफ क्रेडिट में और यहां पर एक बहुत बड़ी डिफरेंस, इसको बहुत ध्यान समझना। वहां पर जब तक पूरा खेल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ऑफ कोर्स यहां पे भी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, बट यहां पर क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, आप वहां लिमिट डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए भी, ठीक है। यहाँ एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो रही है, मैं डिफरेंसेस में और जाऊँगा डिटेल में, लेकिन यहाँ समझना, यहाँ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट इमीडिएट मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर दूसरे ध्यान से देखा जाए, इंपोर्टर को मशीनरी मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स खरीदनी थी मान लीजिएगा, तो एक बड़ा ट्रांजैक्शन करना था तो उसको मशीनरी इमीडिएट मिल गया। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 4 पार्टी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। फैक्टरिंग में हम ध्यान से देखें 3 पार्टी इन्वॉल्व था, फॉरफिटिंग में 4 पार्टी हो गया। क्या हो रहा है, सिंपल सी बात, एक्सपोर्टर पहले जाके एक परचेज डील कर रहा है, किसके लिए कमिटमेंट ले रहा है, किससे ले रहा है कमिटमेंट, फॉरफिटर से। फॉरफिटर क्या करेगा, गारंटी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। गारंटी डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे, जब इंपोर्टर अपना बैंक से जाके गारंटी लेकर आएगा और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा किसको, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर उसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर देगा किसको, फॉरफिटर को। फॉरफिटर इधर पेमेंट कर देगा और फिर इधर जाके किससे रिकवर कर लेगा बच्चों, वो पेमेंट अपना बैंक जिसने गारंटी दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। ये एक प्रोसेस है फॉरफिटिंग का, ठीक है। अच्छा, यहां जब हम फॉरफिटिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक खास बात मैं आपको समझाने के लिए इसके डिफरेंसेस पे लेके आता हूं। एग्जाम में ना पॉसिबल है कि एक डिफरेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सो अटेंशन के साथ समझेंगे। कहता है फैक्टरिंग में ना यूजुअली 70 और 80% तक वैल्यू आपको इनवॉइस की मिल जाती है, फिर रिमेनिंग बाद में मिलती है। यहाँ 100% मिल जाती है। आपने ध्यान दिया होगा जब इस प्रोसेस में गारंटी मिल गया कि भैया बैंक कौन से, फॉरफिटर के पास गारंटी आ गया, फॉरफिटर के पास गारंटी आ गया, कहां से, बैंक, जिस बैंक कौन सा बैंक है जो गारंटी दे रहा है, बैंक कौन सा जो गारंटी दे रहा है किसके लिए, इंपोर्टर के लिए। तो यहाँ पे 100% पैसा मिल जाएगा जो इनवॉइस का है, ठीक है। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन फिर राइज हो गया होगा, सर यहाँ पर एक बात है, इसको फायदा क्या होगा, समझना। ये अपनी फी चार्ज करेगा, ये गारंटी देने के लिए कमीशन चार्ज करेगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो गारंटी बैंक दे रहा है वो अपने लिए क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, वही वहां पर फी चार्ज कर रहा है, क्लियर। अब देखो तो यहाँ पर पहला क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस का देखा जाए तो फैक्टरिंग में 70-80%, 89 यूजुअली, इन रेयर केसेस 90% तक हो जाता है, या 100% आपको पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट वर्थीनेस की अगर बात करें, फैक्टर डज द क्रेडिट रेटिंग
इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स ऑफ फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन। सर ये नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन वो होता है जहां पर अगर कोई डिफॉल्ट हो गया पेमेंट रिसीव करने में, मान लीजिएगा पेमेंट नहीं आया, ध्यान सुनना, पार्टी से पेमेंट नहीं आ रहा है और वहां डिफॉल्ट हो गया, तो वहां पर रिस्क बैंक नहीं लेगा। रिकॉर्ड्स के अंदर याद रखिएगा, अगर ऐसा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ डेटर से, तब भी बैंक पेमेंट किसको करेगा? अपने क्लाइंट को देगा ही देगा, मतलब यहाँ पर सेलर जो होगा उसको पैसा देगा ही देगा। बट forfeiting bank relies on the credibility of the availing bank कौन सा था? जो बैंक which gives the guarantee, जैसे एज अ गारंटर जिसने वर्क किया ना बैंक ने, उसके ऊपर भैया भरोसा है। इंपोर्टर कौन है? भाड़ में जाओ, मुझे इतना पता है, गारंटी डॉक्यूमेंट दिखा दो, तभी मैं 100% पैसा देने जा रहा हूँ। क्लियर है एकदम? नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स एंड अदर अलाइड सर्विसेज। आपको मैंने बताया था ये काम क्या करता है? फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल पे आप काम कर रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है? आपका फाइनेंस मैनेजमेंट भी कर रहा है, साथ के साथ में आपके अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या, फाइनेंसिंग एंड आपके अकाउंट्स को मैनेज करने का काम करता है। डे टू डे बेसिस पे होगा ये। नो सर्विस आर प्रोवाइडेड, मतलब एक बार आपने अगर फैक्टरिंग कराया, एक बार ही कराया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे फिर आपको फैक्टरिंग कराना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स की बात करें, दोनों ही ऑप्शन है, विद और विदाउट रिकॉर्ड्स। ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स, ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स। बात को फिर समझना, ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स कह रहा हूं। रिकॉर्ड्स का मतलब समझते हैं ना, जब मैंने बोला था रिकॉर्ड्स का मतलब हुआ जहां पर पूरा रिस्क कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। और नॉन रिकॉर्ड्स का मतलब जब बैंक अपना रिस्क नहीं लेगा। अगर डूब गया पैसा, सामने डेटर ने पैसा नहीं दिया, भैया हमको नहीं पता, हमको तो हमारा पैसा चाहिए, ठीक है। कब बोल रहे हैं? नॉन रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड्स के अंदर बैंक रिस्क ले रहा है, किस चीज का? कि अगर डिफॉल्ट भी कर जाता है कौन डाटा, तो भी भैया बैंक तो आपको पेमेंट दे रहा है। ये बताऊंगा आगे, और डिटेल में जाऊंगा इसमें। सेल्स की बात की जाए तो बाय टर्नओवर्स में चेक किया जाएगा, अकाउंट ऑफकोर्स, और या बाय बिल्स, क्योंकि जो इतनी इनवॉइस जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन देखा जाएगा। यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन चल रहा है, यहाँ पर अगर आपको थ्रू आउट द ईयर कितनी सेल है उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज किया जाता है। ये कुछ काज की डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं आपको फिर बता दूं मेरे बच्चों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। कोई क्वेरी इसमें फिर भी रह गया हो तो तुम व्हाट्सएप पे पूछते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। NRK 9 के ना ईमेल पर भी सेंड कर सकते हो, कुछ बच्चे करते हैं, बट कोई बात नहीं, आप चाहे NRK 9 के मेल पे कीजिएगा, मेल आईडी पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो फैक्टरिंग क्लियर हुआ मेरे बच्चों को। अब देखो बेटा, अब जरा हम इसको और एक नया मोड देते हैं। चलिए टाइप पढ़ते हैं पहले, क्या क्या टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं फैक्टरिंग के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी अच्छा है। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। नॉन रिकॉर्ड्स और फुल फैक्टरिंग। अब देखो नॉन रिकॉर्ड्स एंड फुल फैक्टरिंग, देखो नॉन रिकॉर्ड्स, बैंक टेक्स ऑल रिस्क एंड बियर ऑल द लॉस इन केस ऑफ डेट्स बिकमिंग बैड डेट्स। नॉन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बेसिकली समझते हैं ना, असिस्टेंस, एक वर्ड यूज है असिस्टेंस। बैंक यहां पर नॉन रिकॉर्ड्स के अंदर क्या कर रहा है? आपका रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा है। नॉन रिकॉर्ड्स के अंदर बोल रहा है क्या? नॉन रिकॉर्ड्स के अंदर बोलो मेरे पास में वापस से। नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग के अंदर बैंक पूरा का पूरा रिस्क लेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ बैंक टेक्स द ऑल रिस्क। अब मतलब अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया फिर क्या करेंगे? तो यहां पर बैंक रिस्क लेने को बैठा हुआ है। अच्छा, यूजुअली ऑब्जर्व किया गया है जितने भी नॉन रिकॉर्ड्स आप देखिएगा फैक्टरिंग होती है, इसके अंदर जो फीस है वो हायर होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बैंक यहाँ पे रिस्क ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड्स के अंदर बैंक रिस्क नहीं लेता। देखो फैक्टरिंग द बैंक परचेज द रिसीवेबल्स ऑन द कंडीशन दैट, कंडीशन लगा देगा दैट, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, कंडीशन दैट एनी लॉस अराइजिंग आउट और बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय द कंपनी। तो दो तरह की होगी, नॉन रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। नॉन रिकॉर्ड्स अब कह रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चों? बैंक सारा रिस्क ले रहा है। जब हम बोलेंगे रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग हो रहे हैं तो मतलब बैंक इसी कंडीशन पर लेगा क्या? अकाउंट रिसीवेबल्स की रिस्क जो होगा वो किसका होगा मेरे बच्चों? वो होगा पार्टी का, मतलब जो कंपनी फैक्टरिंग की सर्विसेज ले रही है। बात पकड़ में आया? इसी पॉइंट को यहाँ पर हम फिर समझते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट मैं यहाँ पर छोड़ू नहीं। देखो डिफरेंसेस में हम बात कर रहे थे, जब बोल रहे थे रिकॉर्ड्स की अगर बात करते हैं तो फैक्टरिंग दोनों तरीके हो सकती है, विद और विदाउट रिकॉर्ड्स। लेकिन हम जब बोलते हैं रिकॉर्ड्स की बात फॉरफिटिंग के अंदर ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स, याद देखिएगा, ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स।
सर क्या मतलब ऑलवेज विदाउट रिकोर्स? सर क्यों ऑलवेज विदाउट रिकोर्स क्या होगा? समझो ना, यहाँ पे हमने किसको इन्वॉल्व किया। अगर ये विद रिकोर्स होती तो मतलब यहाँ पर फिर तो कोई गारंटी लेने वाला बैठा ही नहीं है, तो फॉरफिटर करेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ तो कौन रिस्क ले रहा है? गारंटर है ना, बीच में बैंक इन्वॉल्व हो गया इंपोर्टर का। तो यहाँ पे कह रहा है ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, मतलब ये कैसी होगी? नॉन रिकोर्स। आई होप क्लियर होगा, आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। ऑलवेज कैसा होगा? नॉन रिकोर्स फॉरफिटिंग। क्लियर एकदम, क्योंकि यहां पर अवेलिंग बैंक का रोल आते ही इस बात की गारंटी होगी जी। क्लियर एकदम? चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्लियर है बेटा, फैक्टरिंग का टाइप नॉन रिकोर्स एंड रिकोर्स। नॉन रिकोर्स के अंदर जहां बैंक पूरा रिस्क ले रहा है, रिकोर्स के अंदर बैंक कंडीशन ही ये लगा देता है कि भैया मैं अकाउंट रिसीवेबल तभी करूंगा जब आपके जो लॉसेज होंगे वो आप बेयर करेंगे। मेरी बात को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा माइंड में बेटा। ये सारा का सारा कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। कौन कौन? बेटा मैं बता चुका हूँ पहले ही, सेलर के बीच में और फैक्टर के बीच में, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, सुनाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इसके रीडिंग करना है सिर्फ आप लोगों को, ठीक है? रीडिंग करना है, ठीक है? जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जब भी फैक्टरिंग की बात होगी ना, तो सिंपल वर्ड में क्या होगा? सेलर जो है ना वो अप्रोच करेगा ब्रोकर को, ब्रोकर कंसल्ट करेगा किसके साथ में? सेलर के साथ में। फिर ब्रोकर एक प्रोफाइल रेडी करता है, किसकी? सेलर की। इसे प्रोफाइल को रेडी करके वो सबमिट करता है फैक्टर को, जिसे हम बोलते हैं फंडर, FUNDER, फंडर। ऑलराइट, फंडर क्या करेगा? वो दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगा, किसके बीच? सेलर एंड फंडर। तो फंडर जो यहाँ फैक्टर वाला काम कर रहा है, ठीक है, वही फंडर मतलब प्रोवाइड करेगा फंड, इसलिए उसे फंडर बोल रहे हैं, वही फैक्टर ही है। तो उन दोनों के बीच एक नेगोशिएशन होगा, एक कस्टमाइज एग्रीमेंट बनेगा। दे विल चूज व्हाट? अब इसमें से जो भी उनको पसंद आएगा, जो भी पसंद का मतलब जो भी सेलर का नीड होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्ट कर लेगा फैक्टरिंग के सर्विसेज। हो सकता है वो रिकोर्स ले, नॉन रिकोर्स ले, एडवांस ले, मैच्योरिटी ले, ये दोनों के बीच डील तय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? एक बट नॉमिनल फीस जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा कौन? सेलर। इसके बिहाफ पर एक लीगल रिसर्च करेंगे कौन? फैक्टर की टीम, फंडर की टीम रिसर्च करेगी और ये ऑब्जर्व करेगी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑलरेडी लीन्स क्रिएट हो या जजमेंट्स ऑर्डर्स हो, इनकम्बेंसेस हो किसके ऊपर? अकाउंट रिसीवेबल पर। अकाउंट रिसीवेबल किसके हो गए? सेलर के। या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो डेटर है उसकी क्रेडिट वर्थिंग ऐसी कम है, पता लगा वो पेमेंट तो करता नहीं है, हम उसके और जाके रिकोर्स करके हेल्प कर रहे हैं या नॉन रिकोर्स फैसिलिटीज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन, सारी एस्पेक्ट्स चेक की जाएंगी। उसके बाद में फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर जाएंगे, उसमें ड्यूरेशन लिखा जाएगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए फैक्टरिंग की सर्विसेज ली जा रही हैं। ठीक है, उसके अमाउंट चार्जेस डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद सिग्नेटरीज होंगे, क्योंकि इनवॉइस को साइन करने वाले अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए। तो कोई भी समझ रहे हो ना, कोई भी इनवॉइस जनरेट करेगा, साइन करेगा, भेज देगा, नहीं, सिग्नेटरीज डिसाइड होंगी कौन सिग्नेटरीज होंगी। ड्यूरेशन बताई जाएगी, कब से फैक्टरिंग की सर्विसेज मिलने स्टार्ट होंगी आपको। ये छोटा छोटा एस्पेक्ट सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारा है ना मेरे बच्चों, यहाँ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, मतलब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसे सिर्फ एक बार रीड करना है। ठीक है, ऑलराइट ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी टाइप्स में। हमने बात किया नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स बता दो बराबर से, जिसमें सारा रिस्क किसका है? बैंक का। रिकोर्स के अंदर बताओ किसका रिस्क है? पार्टी का, मतलब सेलर का। मैच्योरिटी एक ड्यूरेशन चलेगी। देखो कहता है फैक्टरिंग बैंक डज नॉट गिव एनी एडवांस टू द कंपनी, रेदर बैंक कलेक्ट्स इट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पे टू द कंपनी। सीधी सी बात है, ये कहता है ईदर ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स और एन गारंटीड पेमेंट्स डेट। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब वो आपके लिए सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल वाला काम करेगा, आपका अकाउंट्स को मैनेज करेगा कौन? फैक्टर। वो यहाँ पर आपके बिहाफ पर क्या करेगा? जिस ड्यू डेट्स आएगी उस पर वो जाके आपके कस्टमर से मतलब सेलर के कस्टमर से जाके पैसा ले लेगा। ऑलराइट, या जो भी गारंटीड पेमेंट डेट होंगी उस पर जाके पेमेंट कलेक्ट करेगा। एडवांस की मतलब सिंपल सी बात, एडवांस का मतलब पहले पेमेंट कर देगा आपको, पहले मतलब 80-90% जो हम बता रहे थे उतना पेमेंट आपको कर देगा। फैक्टर प्रोवाइड्स एन एडवांस अगेंस्ट द, देखो ना ध्यान से आइए, फैक्टर प्रोवाइड्स एन एडवांस अगेंस्ट द अनकलेक्टेड एंड नॉन ड्यू रिसीवेबल्स टू द। अब ये फैसिलिटी भी क्यों मिलती है ध्यान समझना। एडवांस के अंदर भी क्या लॉजिक होता है सबसे बड़ा? अभी देखो कैश की अगर लिक्विडिटी बैंक बिजनेस में बनी रहेगी, कैश फ्लो बना रहेगा, तो यह ना यहाँ पर उस सेलर के लिए, उस मर्चेंट के लिए कहें या उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कहें, कंपनी के लिए कहें, जो भी फैसिलिटी ले रहा है फैक्टरिंग की, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसी भी फैक्टरिंग देखा जाता है जिसके अंदर मान लीजिएगा क्रेडिट सेल बहुत ज़्यादा है और जरूरत पड़ती रहती है पैसे की लगातार। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के केसेस में, ऐसी कंपनी की या सर्विसेज के केसेस में क्या होगा?
एडवांस की पेमेंट की सर्विसेज भी ले लेगा। तो आपका पेमेंट बाद में आएगा, ठीक है, कस्टमर आपका जो कस्टमर है बाद में पेमेंट देगा, लेकिन आपको इमीडिएट पेमेंट मिल जाएगा कहां से? फैक्टर से। अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग, इसमें याद रखिएगा बेसिकली बताया नहीं जाता है कि फैक्टरिंग की सर्विसेज लिए नहीं लिए हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर से याद रखिएगा वो डायरेक्टली कौन होता है? फैक्टर अपने बिहाफ पर पैसा कलेक्ट कर लेता है। यूजुअली ये होता है, मैं आपको बता दूं, फैक्टर की सर्विसेज जब ली जाती हैं तो बायर को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भैया ये जो मेरा पैसा है इसके अकाउंट रिसीवेबल ये पर्टिकुलरली ये फैक्टर मैनेज करेगा। बट अनडिस्क्लोज में ऐसा नहीं होता है। इवन फैक्टर यहां तक भी करता है कि ये पेमेंट किसको करनी है आगे, वो भी यहां पर फैक्टर अनडिस्क्लोज में मैनेज करता है। देखो, कस्टमर इज नॉट इन्फॉर्म ऑफ द फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स। जनरली क्या होता है? कस्टमर को पता होता है, बट यहां पर नहीं बताया जाता है। कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर ऑन इट्स ओन, फैक्टर खुद ही करेगा। फर्म मे कलेक्ट, देखो याद रखना, फर्म मे कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर ऑन इट्स ओन, या फिर इंस्ट्रक्ट टू द मेक रेमिटेंस ऑफ वंस अदर एड्रेसेस। यहां पर क्या कर रहे हैं? फैक्टरिंग के बारे में कोई डिस्क्लोजर में नहीं रखा है। कस्टमर इज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स। फर्म खुद ही कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड या फिर किसी ऑफ अदर को पेमेंट करने के लिए बोलेगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग वही जैसे बिल डिस्काउंटिंग तरह होता है, कुछ अमाउंट डिडक्ट करने के बाद कर लेगा और आपको पेमेंट करेगा कौन? फैक्टर। देखो, बैंक प्रोवाइड्स एन एडवांस टू द कंपनी अगेंस्ट द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन टर्न चार्जेस एंड इंटरेस्ट। आपको जैसे आप कहते हैं ना हम लोग कि आपको क्या डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा है वो एक तरह से अमाउंट चार्ज कर रहा है, वैसे ऐसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फ्रॉम द कंपनी फॉर द पेमेंट व्हिच बैंक हैव गिवन टू द कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या देखा बेटा टाइप्स में? नॉन रिकोर्स, रिकोर्स की बात करी हमने, ठीक है। नॉन रिकोर्स में हमने क्या देखा? जहां पे बैंक रिस्क ले रहा है। रिकोर्स के अंदर बैंक इसी कंडीशन पे लेगा जी, यहाँ रिस्क किसका है? लॉसेस का, कंपनी का होगा। इसके बाद हमने मैच्योरिटी देखा, आपके लिए यहाँ पे सिर्फ फैक्टर क्या करेगा? रिसीव करेगा अकाउंट रिसीवेबल, या जो भी ड्यू डेट्स होगी पेमेंट्स की जो गारंटी डेट्स होंगी उस दिन करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने देखा कौन सा? एडवांस के अंदर इवेंट्स में आपको कुछ इमीडिएट पेमेंट्स कर देगा, लेटर ऑन बाकी बाद में करेगा आपको। इसके अलावा हमने कौन सा देखा मेरे बच्चों? हमने सर इसमें ध्यान दिया किसका? अनडिस्क्लोज, जिसके अंदर फर्म खुद जाकर क्या करेगी? खुद पैसा कलेक्ट करेगी या इंस्ट्रक्शन देगी कस्टमर को, भैया आप मेरी पेमेंट, ये जो पेमेंट है आप इस पर्टिकुलर पार्टी को कर दीजिएगा। एंड लास्ट वन इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, जिसके अंदर बैंक क्या करेगा? कुछ सर्टेन परसेंटेज अमाउंट क्या करेगा? ध्यान रखना, अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है, उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पे। इसी के बाद है ना नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा था डिफरेंसेस का, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखो फिर भी रीड करवा रहा हूँ। फैक्टरिंग अप्लाइज डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड बोथ, बट फॉरफिटिंग लिमिटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड्स। फैक्टरिंग फोकसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स, फॉरफिटिंग आल्सो कवर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड ये खास तौर से मैंने बताया था बेटा कैपिटल गुड्स पे यूज की जाती है, कैपिटल गुड्स के लिए यूज होती है, ठीक है। Now, factoring deals with the short-term receivables, whereas forwarding with the medium and long-term receivables. All right, and factoring usually provides 80-90%, जबकि ये क्या देता है? 100%. Factoring is normally for ordinary products and services, whereas this is for capital goods. Factoring दोनों हो सकती है, recourse और non-recourse, जबकि forfeiting क्या होगी? Always non-recourse. Clear एकदम? Non-recourse का मतलब guarantee, मतलब bank will take all the risk. All right. Factoring supports the seller, whereas forfeiting support the both buyer and the importer. भाई दोनों को मिल जाएगा ना। यहाँ पर फैक्टरी में सेलर को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन फॉरफिटिंग में देखा जाए दोनों को ये एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट मिल जाएगा, इंपोर्टर को अपना गुड्स मिल जाएगा। ऑलराइट, एग्जाम में पूछ सकता है भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा अच्छे से। कोई डाउट होगा फिर बोल रहा हूँ पढ़ाएंगे, लर्न कीजिएगा, समझेगा और 25th के लिए रेडी हो जाएगा। 25th को आपका पार्ट फर्स्ट का, जी हाँ, CS प्रोफेशनल पार्ट फर्स्ट का, CFL पार्ट फर्स्ट का टेस्ट है। ऑलराइट, सो बी प्रिपेयर। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जल्दी। गुड बाय, टेक केयर।